नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताना चाहूँगी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ था। कोटलक गोपाल के नाना का घर था। गोपाल के पिता तम्हानमाला गांव के रहने वाले थे और गोपाल कृष्ण अपने पिता के दूसरे पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम गोविंद था। गोपाल की मां का नाम सत्यभामा था। गोपाल के जीवन के प्रारंभिक 10 वर्ष गांव में ही बीते और इस प्रकार उन्हें ग्रामीण जीवन की दशाओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। बाद में उनके पिता कागल में क्लर्क के छोटे से पद पर नियुक्त हो गए। गोखले की स्कूली शिक्षा कागल में ही प्रारंभ हुई। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। अपने चाचा और भाई के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव गोखले में जीवन पर्यंत बना रहा। माध्यमिक शिक्षा के लिए गोपाल कृष्ण को कोल्हापुर भेजा गया और इस प्रकार गोखले का बाल्यकाल आर्थिक अभावों और कठिनाइयों में गुजरा। 1881 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उनके परिवार के सामने यह धर्म संकट उपस्थित हुआ कि उनकी कॉलेज शिक्षा जारी रखी जाए अथवा नहीं। स्वयं गोखले और उनकी माता तो ये चाहते थे कि पारिवारिक दायित्वों से में भागीदारी निभाने के लिए कोई नौकरी कर ले। उनके भाई ये चाहते थे कि वे कॉलेज शिक्षा ग्रहण करें, किंतु वे समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे की जाए। उनके परिवार में यह विचार विमर्श चल ही रहा था कि उनकी भाभी ने अंतिम निर्णय दिया कि गोपाल को कॉलेज में प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने गोखले की पढ़ाई का व्यय पूरा करने के लिए अपने सारे गहने बेच देने का प्रस्ताव कर दिया। इस प्रकार जनवरी 1882 में गोखले ने कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में प्रथम वर्ष कक्षा में प्रवेश ले लिया। राजा राम कॉलेज से प्रथम वर्ष कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे दक्खन कॉलेज पूना के छात्र बने और अंततः उन्होंने 1884 में स्नातक की परीक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से उत्तीर्ण की। अन्य गतिविधियों में सबको पीछे छोड़ देने की ललक उनमें हमेशा से बनी हुई थी और शीघ्र ही उन्होंने यह अनुभव भी कर लिया कि सारे कामों में एक साथ उत्कृष्ट हो जाना संभव नहीं था और सारे कामों में एक साथ सबको पीछे छोड़ देने की इच्छा करने की अपेक्षा यह ज़्यादा उचित था कि किसी एक काम में मन लगाया जाए और उनमें श्रेष्ठतम उपलब्धियां अर्जित करने का प्रयत्न किया जाए। वे असाधारण स्मरण शक्ति के धनी थे। इस प्रकार गोखले के जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात गोखले को कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि वे ICS की परीक्षा में बैठे। गणित में उनकी निपुणता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रेरित किया। वे वकालत की तरफ भी आकृष्ट हुए। दक्खन कॉलेज में उन दिनों विधि प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। गोखले ने ICS और इंजीनियरिंग के विचारों को त्याग दिया और 35 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर न्यू इंग्लिश स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने भाई पर से पारिवारिक दायित्वों के बोझ को कम करना चाहते थे और उन्होंने अपने लिए आवश्यकता भर जितनी राशि रखकर अपना बाकी सारा वेतन अपने भाई को भेजना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की गतिविधियों के संबंध में गोखले का बाल गंगाधर तिलक और आगरेकर से भी संपर्क हुआ। यद्यपि गोखले ने स्वीकार किया कि वे प्रारंभ में तिलक से प्रभावित होकर ही इस सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित हुए थे, किंतु वे तिलक के दूरस्थ प्रशंसक ही बने रहे तथा आगरेकर के निकट आते गए, क्योंकि समाज सुधारों, पश्चिमी सभ्यता और हिंदू विश्वासों की उपादेयता आदि के संबंध में उनके व गोखले के दृष्टिकोण में काफ़ी समानता थी। व्यापक प्रश्नों पर दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण तिलक से उनके मतभेद बढ़ गए थे और अंत में कांग्रेस के मंच पर वे दोनों अलग अलग दृष्टिकोण के प्रखर प्रतिनिधि भी बने। गोखले एक शिक्षक के रूप में ही दक्खन एजुकेशन सोसाइटी से नहीं जुड़े रहे। कालांतर में वे इस संस्था के प्रमुख प्रवक्ता भी बन गए थे। उन्होंने सोसाइटी के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के सभी हिस्सों की अनेक यात्राएं भी की
और सोसाइटी के लिए राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर भी सोसाइटी की ओर से वार्ताएं की। इसी तरह हम यदि देखें तो 1885 में गोखले जस्टिस रानाडे के संपर्क में आए। गोखले के सार्वजनिक व्यक्तित्व को विकसित करने में रानाडे का योगदान सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ और गोखले ने स्वयं को रानाडे का शिष्य घोषित किया। आजीवन उन्हें अपना गुरु वे मानते रहे। रानाडे ने गोखले को सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया और उनके व्यक्तित्व की आंतरिक क्षमताओं को उजागर भी किया। गोखले ने रानाडे को निराश नहीं किया। रानाडे ने सदैव गोखले को एक विनीत, जिज्ञासु, समर्पित एवं प्रतिभावान शिष्य पाया। 1895 तक गोखले सार्वजनिक सभा में सक्रिय रहे। तिलक और उनके समर्थकों से मतभेद के कारण गोखले व रानाडे ने सार्वजनिक सभा को बाद में छोड़ दिया था और एक अन्य संस्था दक्खन सभा की स्थापना भी उन्होंने की। और इसी तरह हम देखें तो ब्रिटेन की उन्होंने यात्राएं भी की। भारतीयों के दृष्टिकोण और आकांक्षाओं के प्रति ब्रिटेन में सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाने के उद्देश्य से गोखले ने 7 बार ब्रिटेन की यात्रा की। तो देखो विद्यार्थियों, दादा भाई नौरोजी के प्रयत्न से ही 1897 में रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर का गठन किया गया। लॉर्ड वेलबी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। गोखले इस आयोग के समक्ष दक्खन सभा की ओर से साक्षी के रूप में उपस्थित भी हुए थे। अक्टूबर 1905 में गोखले भारतीय दृष्टिकोण और भारत की स्थिति के विषय में ब्रिटेन में जनमत जागृत करने के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजे गए एक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में दूसरी बार ब्रिटेन गए। अपने 50 दिन के ब्रिटेन प्रवास का गोखले ने भारतीय हितों के प्रचार प्रसार में पूरा उपयोग किया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान 45 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया तथा अनेक महत्वपूर्ण ब्रिटिश नेताओं से भेंट भी की। अपने भाषणों और राजनेताओं से विचार विमर्श में गोखले ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की प्रबल आवश्यकता का प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादन किया। और भी यदि हम गोखले के बारे में देखें तो हमें बहुत सी बातें पढ़ने को और सुनने को मिलती है, क्योंकि गोखले ने भारत लौटने से पूर्व उन्हें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। अप्रैल 1906 में गोखले तीसरी बार इंग्लैंड गए। 1808 में गोखले चौथी बार इंग्लैंड गए और 6 माह की अवधि तक वहाँ रहे। गोखले को पार्लियामेंटो सुधारों से भी बहुत आशाएं थी, किंतु सुधारों के लागू होने पर वे गंभीर रूप से निराश हुए। सुधारों के बाद गठित काउंसिल ने प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा समाचार पत्रों द्वारा सरकार की आलोचना को अत्यंत कठिन बना दिया गया था। 1912 में गोखले 5वीं बार इंग्लैंड गए ताकि वे अपने प्राथमिक शिक्षा विधेयक के पक्ष में ब्रिटिश संसद के समक्ष समर्थन अर्जित कर सके। इस विधेयक के माध्यम से गोखले भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना चाहते थे। और देखिए, तब आज से कितने वर्षों पूर्व जो गोखले ने प्रयास किया, इन सभी के कारण हम देख सकते हैं कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है। भारत से इंग्लैंड की यात्रा में जहाज पर गोखले के सहयात्री पीसी रे ने इस संबंध में एक दृष्टांत दिया था कि हमारे जहाज के सहयात्रियों में एक अंग्रेज व्यापारी भी था जो अपने व्यापार के सिलसिले में भारत आकर वापस इंग्लैंड जा रहा था। एक सुबह नाश्ते के दौरान भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जा रहे व्यय पर बातचीत चल पड़ी। अंग्रेज व्यापारी ने तिरस्कार पूर्ण मुद्रा में कहा, क्या हम पहले से ही शिक्षा पर बहुत अधिक खर्चा नहीं कर रहे हैं? उसके इस वाक्य पर गोखले उत्तेजित हो गए और बोले, हमसे आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेज इंग्लैंड में चंदा करके धन जमा करते हैं और उसे भिक्षा के रूप में भारत में व्यय कर देते हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि भारत में कुछ व्यय करना तो दूर, वास्तव में भारत से राजस्व व धन का दोहन करके अंग्रेज उसमें से केवल बहुत थोड़ा सा भारत में शिक्षा पर व्यय करते हैं। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि किस तरह से गोखले अपने जीवन में अपने
विचारों के प्रति और शिक्षा के प्रसार के लिए कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इतना ही नहीं, गोखले की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान ही गांधी जी को उनके व्यक्तित्व को निकट से जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। गांधी उनके व्यक्तित्व से पूरी तरह अभिभूत हुए थे और उन्होंने स्वयं कहा, गोखले की हर बात और शब्द में उनकी कोमल भावना, उनकी सत्यपरायणता और उनका स्वदेशाभिमान झलक उठता था। 1913 और 1914 में गोखले ने इंग्लैंड की अंतिम बार यात्राएं की। उनकी ये दोनों यात्राएं पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सदस्यता से संबंधित थी। तो उनके विचारों पर यदि हम बात करें कि किसका प्रभाव पड़ा, तो ये सब माहौल या इस परिस्थितियों में गुजरते हुए गोखले का को हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके परिवार का पड़ा था, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यकाल में उन्होंने क्या है कि आर्थिक अभावों को झेला था और अध्ययन करने के लिए भी उन्हें बड़े संघर्ष करने पड़े, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अंग्रेजी शिक्षा की हम बात करें तो गोखले की सारी शिक्षा अंग्रेजी पद्धति पर आधारित रही थी। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त यूरोपीय इतिहास व राजनीतिक विकास का भी व्यापक अध्ययन किया था। गोखले का बहुत से महान विचारकों से एक तरह से संपर्क रहा। ऐसी विभूतियाँ थी महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, आगरेकर, फिरोज शाह मेहता, जीवी जोशी आदि। ये ऐसे महान विचारक थे जिनके संपर्क में गोखले आए और निश्चित रूप से इनके विचारों पर इनका प्रभाव भी पड़ा। इसी तरह यदि हम बात करें तो गोखले ने हमेशा उनकी सार्वजनिक भूमिका रही है, चाहे आर्थिक सुधारों की बात हो, चाहे सामाजिक सुधारों की बात हो, चाहे हम ये देखें कि राजनीतिक व्यवस्थाएं या संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से हमें अपनाया जाना चाहिए, इन सब के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़े ही विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।